नमस्कार। 11वीं कक्षा में आज हिंदी में हम चौथा पाठ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने मुलाकात के बाद जो इनको अनुभव हुआ वो यहाँ पर संस्मरण के रूप में लिखा हुआ है। लेखक अवस्थी जी का जन्म 1901 में और मृत्यु 1973 में हुई थी। सद्गुरु अवस्थी जी मूलतः नाटककार, निबंधकार और समीक्षक रहे थे। कानपुर में BA, BN, SD कॉलेज में आचार्य भी रहे थे और इन्होंने शुरुआत से ही जीवन काल में जो प्रेरणादायी लेखन कार्य किया है उस रूप में हम इनको जानते हैं। इन्होंने तुलसी के 4 पल, भ्रमित पथी, ये उनकी रचनाएं हैं। इस संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियाँ, कुछ यादें, उनके माध्यम से लेखक ने जीवन व्यक्तित्व आज़ाद का कैसा था, वो कितने लीडर थे, उन बातों को लिखा है। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे और साथ में शक्ति का पुंज भी थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, लीडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी, इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है कि ऐसे वीर पुरुषों को हम कभी स्वर्गीय नहीं कह सकते। और इस पाठ में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई कुछ सूक्ष्म बातें यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। और लेखक ने उनके जो भाई थे छोटे, उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद की मित्रता थी और इस भाव से कभी कभी लेखक अवस्थी के घर उनका आना जाना होता था और इसीलिए उनका एक करीबी रिश्ता भी रहा है। और यही बातें लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है ये शूरवीरों, वीरों और दानवीरों का देश माना जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितने भी लोगों ने क्रांति के रूप में काम किया है, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक देशभक्त के रूप में जो काम किया है, उनमें हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी बड़े भाव से और बड़े सम्मान के साथ उनको याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रसंग भी ऐसा है कि आज़ाद के ऊपर जब कोर्ट में केस हुआ था तो अंग्रेज जज ने इनसे जितने भी सवाल पूछे थे उन सब का जवाब लगभग चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ही दिया था। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब मिला था आज़ाद। कहाँ रहते हो, तो बोलते हैं आज़ाद। क्या करना चाहते हो, तो बोले आज़ाद। और इस प्रकार से देश का नाम क्या है, तो आज़ाद। तो ऐसे वीर, लीडर और एक क्रांतिकारी नेता के बारे में, एक देशभक्त के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि उन्हें स्वर्गीय कहने से चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। लेखक को अचानक उनकी याद आ जाती है। भूलना एक महान गुण, वैसे तो हम सभी के ऊपर ईश्वर ने कुछ ऐसे गुण रखे हैं जिसे याद करना और याद करने के बाद समय के चलते भूल जाना एक गुण है। वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते आते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसी घटनाएं जो समय आने पर भूल ही जा सकती है, लेकिन उन्हीं घटनाओं को जैसे कि शरीर पे लगे हुए अगर किसी घाव को कूरेदा जाए तो दोबारा वो सजग हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार से लेखक बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यादों के रूप में, स्मृति के रूप में होती है। कि जब कभी भी ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, तो अब ये सारी घटनाएं दोबारा याद आती है। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो जाता है। तो ये जो सारी यादें हैं, चोट लगी है, उनको जब हम याद करते हैं तो ये सब ठीक हो जाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तक के स्वाध्याय से मिलती है। हमें ये जो स्मृति, जो यादें हैं, उनकी जो तीव्रता है, ये हमें अच्छी किताबें पढ़कर उनकी यादों को संजो कर रखने से और समय आने पर इनको पुनर्जीवित करने से हमें जीवन में एक प्रकार से
शांति मिलती और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। जैसे हमारे मन की शांति के लिए ये यादों की हमारी जो स्मृतियाँ होती है वो शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों से और स्वाध्याय से मिलती है, उसी प्रकार विस्मृति जिनको हम भूल गए इनको दोबारा याद करने के लिए संतों के सत्संग और अनुष्ठान से प्राप्त होता है। और यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने आप गाँव प्रतिदिन कूदते रहते और जीवन कूड़ की खाज हो जाता है। अगर जीवन में ऐसी किताबें संत महात्मा के उपदेश अगर न होते तो ये यादें हमें कई बार बहुत हानि पहुंचा सकते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्मे जिनमें इन सारी बातों को, जिसमें धार्मिकता है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, उपनिषद हैं, और यही हमें अच्छे संत हैं, उत्तम महापुरुष हैं, जिनके जीवन परिचय, जिनके जीवन से, उनकी यादों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसीलिए हम इन यादों को संजो कर रख सकते हैं। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, ऐसे क्षण चले जाते। गूले हुए पाटव के भीतर में कुछ आकार झांक रूपरेखा से परिचय करवाया जाता है। और ये आकार क्षणों के श्रृंगार में भी हो सकते हैं, और चाहे स्वतः कितने सुखमय हो। हमारी ये जो यादें होती कई बार अच्छी भी होती, कभी कभी दुखदायक भी होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अच्छे और बुरे दोनों प्रसंगों में ये अगर अच्छी और बुरी घटनाएं, सुखमय या दुखमय, ये दोनों घटनाएं, ये दोनों यादें हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़ा काम करते हैं। इसलिए व्यक्ति, घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। इसलिए कवि, लेखक का ये मानना है कि हमारे पास ये जो यादें हैं, ये परिस्थितियाँ हैं, ये घटनाएँ हैं, ये हमें एक छाप छोड़कर जाते हैं, अमिट, जो कभी मिट नहीं सकती, ऐसी छाप छोड़कर जाते। और उन्हीं के सहारे हम अपने जीवन को अच्छा, उत्तम बना सकते हैं और मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। इसलिए यही यादें है कि हमें जीवन में जीने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में लेखक आज कहना चाहते हैं, और वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। इनके बारे में लेखक आज कहना चाहते, और वो बताते हैं कि मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझसे भैया के रूप में मेरा संबोधन करते थे और मुझे सम्मान भी देते थे। तो लेखक के जो छोटे भाई थे उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद की मित्रता थी, और इस नाते उनका कई बार उनके घर में आना जाना होता था। और छोटे भाई के बड़े भाई होने की वजह से लेखक ये मानते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद भी उनको बड़े भाई होने का सम्मान और इज्जत वो देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि चंद्रशेखर आज़ाद इनको जब भी वो कभी मिलते थे, किसी के घर, किसी सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में वो मुझसे मिलते थे, और हर क्षण चंद्रशेखर आज़ाद ने लेखक बड़े हैं और ये सम्मान के अधिकारी है, ये सम्मान इनको हर बार मिला है। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े क्रूपड़ का मतलब कंजूस होते हैं, और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। वो ज़्यादातर अपने मन की बातों को जल्दी रखते नहीं, लेकिन फिर भी लेखक ये मानते हैं कि ये क्रांतिकारियों का गुण होने के बावजूद कि वो अपने विचार किसी से जल्दी से बताते नहीं, लेकिन मेरे साथ उन्होंने शायद कभी ऐसा नहीं किया है, और यही मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्हें भय बिल्कुल नहीं था। लेखक ऐसा मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा उनका नाम था, वो बिल्कुल ऐसे ही निडर थे। इनको अपने कटी पर मतलब कमर पर लटके हुए माउजर पिस्तौल और अपने कंधे पर पड़ी हुई कारतूस पर इनको बहुत भरोसा था, और जब तक वो जीवित रहे थे तब तक कभी भी वो डरे नहीं थे, क्योंकि उनके पास ये जो बंदूक थी या रिवॉल्वर थी, पिस्तौल थी, उन पर इनको बड़ा भरोसा था। माना ये जाता है कि इन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं जीते जीत कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊँगा। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निसारता मतलब किसी काम का नहीं है, इनके ऊपर कई घंटों तक मुझे समझाया होगा। यहाँ पर लेखक स्वयं अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने महात्मा गांधी की जो अहिंसा की बातें, तो उन बातों पर इतना घंटों तक समझाया था कि लेखक को कभी कभी स्वयं भी लगता था कि शायद वो सही भी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि आज़ादी के जंग में लड़ने वाले, चाहे वो अहिंसक हो या हिंसावादी, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। ये शायद चंद्रशेखर आज़ाद की साथ जब चर्चा होती थी तो लेखक ने भी ये बात माना था, और साथ में लेखक ने ये भी कहा था कि मैंने
चंद्रशेखर आज़ाद की हिंसा पद्धति का विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी आज़ाद ने ऐसे ऐसे प्रमाण रखे थे कि शायद मुझे मानना पड़ रहा था कि शायद वो अपनी जगह पर सही थे। उनके पास उनके क्रांतिकारियों में हमने देखा है कि क्रांतिकारियों में कई विस्फोटक कार्य तो मेरे परिचय के अंतराल में ही हुए थे। मतलब उनको पता था कि कहाँ कैसे क्या करना था, और कभी कभी वो मेरे साथ ऐसी चर्चा कर भी देते थे। लेकिन कभी कभी चर्चा करते समय जब मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देखकर वो प्रसंग टाल भी दिया करते थे। उनका शरीर शक्ति का पुंज था, उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति थी। उनकी स्प्रीत शिराओं में उष्ण रक्त था। मतलब वे दिखने में जितने शांत नजर आते थे, उनके हृदय में अपने देशभक्ति के लिए उतना ही भरपूर आग लगी हुई नजर आती थी। उनके कार्यों की शोभा, मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उनको देखा था। लेखक आगे बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को अलग अलग रूप में, जैसे कि कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में भी जितने अच्छे लगते थे, खद्दर का मतलब खादी के कुर्ते और बंगाली धोती में भी उतने ही सुंदर नजर आते थे। ये साधारण तथा वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों के कंछोटे पर ढकने वाली धोती भी पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा था, सारे पंजाबी परिधान में भी, और हर प्रकार के कपड़ों में वो सुंदर लगते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन भी मैंने उनको देखा है। मतलब बाहर से जितने कठोर और हिंसापूर्ण लगते थे, दिल उतना ही कोमल और नाजुक था। लेखक बोलते हैं ये भी मुझे अनुभव हुआ था। उनकी वीरता में जो अग्रता थी, जो उग्रता थी, जो कठोरता थी, उनका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और वो भारत को स्वतंत्र करने के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकते थे। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशों के पशुबल की अकड़ थी। वे अपने देश के निरीह प्राणी और उनके मार्ग में आने वाले जो भी ऐसे लोग थे, उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद को सहानुभूति भी थी। और इनका ऐसा मानना था कि देश में अंग्रेज़ों के सामने लड़ना सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम वो कायरता मानते थे, और क्षमा का दूसरा नाम वो आपत्ति भी मानते थे। इसलिए दुश्मनों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई से भागना कायरता मानते थे। ये उनके बहुत बड़े गुण माने जाते। मेरे पास इन्होंने कई बार ऐसे प्रमाण भी दिए थे कि जिससे हम ये मान सकते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह पर सही थे। उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर, धर्म, पाप, पुण्य, इन सारी बातों के लिए उनके पास समय नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि इसके तर्क या वितर्क करने से कोई मतलब नहीं होता, ये केवल एक वाणी विलास है। वो केवल जो हम कर सकते थे वो कथनी में नहीं मानते थे, वो करने में मानते थे। और इसलिए हम ये कह सकते कि लेखक स्वयं अहिंसा के पुजारी थे, ईश्वर में मानते थे, धर्म को मानते थे। लेकिन आज़ाद के विचारों में देखा गया कि दोनों में शायद विरोधाभास भी था, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता के मन में हिचक, शैथिल्य, कार्य विरुद्धता, बुद्धिवाद और पलायनवाद को अवसर मिले। देखिए, यहाँ पर आज़ाद का ये मानता था कि जिस धर्म से, ईश्वर से और पाप पुण्य से हमारी मान्यताओं में हिचकिचाहट हो, शिथिलता हो, कार्य का डर हो, बुद्धिवाद हो और पलायनवाद, जहाँ पर कायरता के गुण हो, लेखक बोली मुझे ऐसे धर्म जो डराता हो, जो हमें अपने कार्य करने से रोकता है, लेखक उन धर्मों को नहीं मानते थे चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा वो कहते। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्याप्ति को वो चाहे न मानते हो, कदाचित वो नहीं मानते थे, परंतु जीवन, अच्छा, पाप पुण्य के बारे में वो नहीं मानते थे, लेकिन जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उज्ज्वलता कि वो बड़े पोषक थे कि अपने चरित्र पर, सामाजिक निर्मलता पर और व्यक्तिगत उच्चता पर वो हमेशा जोर देते थे। कोई ये नहीं विश्वास कर सकता था कि हत्याओं को बेधड़क करने वाला ये स्पर्श, ये हाथ इतने कोमल और इतने नागरिक भी हो सकते। मतलब वो कथनी में तो इतने ही मजबूत थे, लेकिन फिर भी अगर दिल से देखा जाए, उनको व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जीवन की पवित्रता को मानते थे, समाज में निर्मलता होनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही उत्तम और नैतिक गुण वाले होने चाहिए, ऐसा वो मानते थे। और ये सारे गुण लेखक बोलते मैंने कई बार उनके साथ चर्चा करते समय अनुभव किया। लेखक ये भी मानते कि मैं जब ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तो मुझे उनकी जब ये यादें आ जाती है तो बड़ी बड़ा सम्मान और खुद के ऊपर
बड़ा विश्वास भी आता है, अभिमान भी हो जाता है, गौरव भी हो जाता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख कर कम से कम एक इतिहासकार के रूप में केवल किताबें लिख करके उनकी प्रशंसा करके अपने आप को एक लेखक होने का भले ही कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे देश में ऐसे शुद्ध चरित्र वाले और देशभक्ति से जो अपने जीवन जीने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का हमारे समाज में होना हमारे अपने लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और एक मनुष्य होने के नाते बहुत ही लाभदायक और एक इज्जत का, एक सम्मान का प्रश्न है। और ये पूरे पाठ में लेखक ने हमें चंद्रशेखर आज़ाद कितने वीर, कितने धीर और कितने ईमानदार थे अपनी बातों में, यही सिखाने का प्रयत्न किया था। अब लेखक ने यहाँ पर पाठ पूरा करने के बाद जो टिप्पणी या शब्दार्थ लिखे, उसमें आप स्मृति, सजग, आघात, पाटव, उन्मूलन, उकसाना, ये शब्द हम लिखेंगे। प्रश्न जो दिए हैं तो उसमें जो विकल्प है वो पांचों के पांचों आप लिखेंगे। उसके बाद जो एक वाक्य में है तो एक वाक्य के भी हम सारे प्रश्न 1 से 4 जो है क से लेकर ख, ग, ग ये भी लिखेंगे। हाँ, इसमें जो एक वाक्य में जो लिखे उसमें पहले नंबर का जो और दूसरे नंबर का ये दोनों प्रश्नों के जवाब जो एक वाक्य में वो हम लिखेंगे, और 2-3 वाक्य में पहला जो है और चौथा जो है वो लिखेंगे, और 5 वाक्य में हम दूसरे नंबर का प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पर जो आशय लिखा है उसमें दूसरे नंबर का जो है भूलना एक महान गुण है, ये लिखेंगे। और व्याकरण में जो 6ठे और 7वें नंबर के जो प्रश्न हैं, 6ठे नंबर में विलोम शब्द मतलब विरोधार्थी और समानार्थी शब्द ये सारे लिखेंगे, और 7 नंबर में उपसर्ग है और प्रत्यय है वे हम लिखेंगे। धन्यवाद।